जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ एक ऐसी शख़्सियत मौजूद हैं कि जिनका तारीख़ आज़ादी कश्मीर से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, बल्कि उनकी पूरी फ़ैमिली का तारीख़ आज़ादी कश्मीर से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। मेरे साथ शामिल हो रहे हैं यूके से शौकत मकबूल भट्ट साहब, जो कि शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट साहब के साहबज़ादे हैं। और हम लोग पाकिस्तान में, कश्मीर में बड़ा अरसा इकट्ठे जो है वो काम करते रहे, और आज बड़े अरसे के बाद हमें दोबारा मिलने का मौका मिल रहा है। अब नई टेक्नोलॉजी ने ये रास्ते जो है वो आसान कर दिए हैं। तो मैंने दावत दी शौकत मकबूल भट्ट साहब को कि वो आएँ और हमारे साथ वो सारी जो है ना जद्दोजहद जो इनके वालिद ने और कश्मीर के एक लीडर ने जो अपनी जान कुर्बान करके दी, उसको शेयर करें, क्योंकि 11 जुलाई 1984 को हिंदुस्तान की जो तहार जेल है दिल्ली की, वहाँ मकबूल भट्ट साहब को फांसी दे दी गई थी। तो आज मैंने दावत दी है मकबूल भट्ट साहब को। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम ज़फ़र साहब, बहुत खुशी हुई आपको आपसे मिल के और आपको देख के। बहुत शुक्रिया। देखिए कितना टाइम गुज़र गया है। वो 1984 40 साल, और उसके बाद 2000 में मैं यहाँ आ गया तो 24 साल। पहले वैसे हम मिलते रहे हैं, दो 2000 तक, लेकिन जी उसके हाँ, बाद बिल्कुल। फिर जो है ना वो थोड़ा दूर हो गए। 90s में काफ़ी अरसा हमने इकट्ठे एक ही जमात में, एक ही प्लेटफ़ॉर्म से काम भी किया है। जी, मुझे याद तो है। जी, जी, जी। अमीर साहब के साथ, असगर मलिक साहब, बिल्कुल, असलम मिर्ज़ा बिल्कुल। साहब, हम सारे जो है ना मुज़फ़्फ़राबाद और गिलगित और कहाँ-कहाँ जो है ना वो दौरे हुआ करते थे। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो फरवरी का महीना जब भी आता है तो हम हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं मकबूल भट्ट साहब के हवाला से, कि जिन्होंने अपनी जान का नज़राना पेश किया और तारीख़ आज़ादी कश्मीर को एक नया रंग दिया, और एक नई समत जो है ना वो मुतय्यन की। तो पहले इससे कि हम भट्ट साहब की जो है ना वो जो सियासी जद्दोजहद है और जो उनकी ये सफ़ारती और मुसल्लह जद्दोजहद है, उसके हवाले से बात करें। मैं एज़ ए बेटा मैं आपसे कहूँगा कि आपको क्या यादें हैं भट्ट साहब की, अपने वालिद साहब की, जो यानी उसकी जो उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ? ज़फ़र साहब, ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको बयान करते हुए जो हम खुद भी इमोशनल से हो जाते हैं। जी, अ, भट्ट साहब के साथ यकीनन कुछ यादें तो हैं, उतनी इतनी तवील नहीं हैं, लेकिन ये कि इतनी हैं कि जिससे हम इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारे वालिद साहब भी जो है वो एक इंतहाई शफ़ीक बाप थे और लविंग फ़ादर थे। जी, मैं कई मर्तबा इससे पहले भी जो है वो मुख्तलिफ औकात में इस बात को बयान कर चुका हूँ कि भट्ट साहब जो है वो अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 18 फरवरी 1938 को उनकी पैदाइश हुई और 11 फरवरी 1984 को जो है उनकी शहादत हुई। तो जी, ये सारा जो है अराउंड 46 ईयर्स का ये टाइम बनता है। तो इसमें ये बहुत एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है, लेकिन इस ज़िंदगी का जब हम अहाता करते हैं तो लगता है कि बड़ी भरपूर और बड़ी जो है ना वो फुल ऑफ क्या कहते हैं उसको, एनर्जी जो है ना वो उन्होंने वो ज़िंदगी गुज़ारी है। जी, और यकीनन कुछ कुछ उनकी ज़िंदगी का कुछ टाइम जो बचपन के हवाले से था, कुछ लड़कपन के हवाले से था, और फिर जब वो 1958 में वादी कश्मीर से माइग्रेट करके बरास्ता मुजफ्फराबाद, पेशावर जब वो आई, तो जी, उनकी शादी भी जो है वो उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी भट्ट साहब की जी। हमारी वालदा से। हमारी वालदा जो है उनका ताल्लुक बारामूला से है। अच्छा, तो रिश्ते में वो कुछ रिलेटिव भी थे, मुझे अब सही एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि वो रिलेशनशिप उनकी क्या थी, लेकिन जी, रिश्तेदारी भी थी, यानी इस रिश्ते के अलावा भी उनकी रिश्तेदारी थी। तो भट्ट साहब को, मेरी वालदा को जो है वो हमारे जो भट्ट साहब के जो चचा थे, जो दादा हैं हमारे अब्दुल अज़ीज़ जी, भट्ट साहब को, जो भट्ट साहब के साथ ही जो है पेशावर आप बसे थे, वो लेके आए थे उनको बाद में। और ठीक, फिर जो है वो चूँकि हमारे
दो मामू जो हैं वो कराची में रहते थे, जी तो हमारी वालदा को वहाँ छोड़ा, फिर भट्ट साहब कराची गए, वहाँ पे उनकी शादी हुई, फिर हमारी वालदा जो है पेशावर आई। और ये 60 की बात है, और सॉरी 62 की बात है। जी 62 के एंड पे जो है वो हमारे बड़े भाई साहब जावेद साहब पैदा हुए। जी 64 में जो है वो मेरी पैदाइश हुई। जी तो कहने का मकसद ये है कि वो जो मुख्तसर सा टाइम था उनका 64 के बाद का, जी उसमें भी जो मेरी यादाश्तें हैं वो ये है कि भट्ट साहब जब भी घर आते थे तो भरपूर तरीके से जो है ना वो हमारे साथ, यानी छोटे छोटे जो खेल कूद होते हैं उसमें भी जो है वो शिरकत करते थे। यानी उस वक्त में जो घर में जो चीज वो हम खेल सकते थे वो उसमें जो है ना वो शरीक हो जाया करते। जैसे लूडो एक गेम हुआ करती थी, एक छोटे से बोर्ड के ऊपर जो है खेल खेल, तो वो हमारे साथ जो है ना उसमें शामिल हो जाते थे। ठीक इसी तरह से उनकी कोशिश होती थी कि कहीं बाहर अगर जा रहे हैं तो वो बाहर हमें जरूर लेके जाते थे। बल्कि घर से निकलते ही जो है वो एक छोटी सी शॉप थी वहाँ, बट सब सिगरेट जो है वो स्मोकर थे। जी विल्स नेवी कट जो है वो पिया करते थे। तो वहां पे हमें ले जाके तो बच्चों को जो है वो फंटा की बोतल जो है वो लेके देनी, या वहां से जी कुछ चॉकलेट्स लेके देनी अपने हाथ से, और फिर जो है ना हमें वापस घर भेज देना। तो बल्कि एक वाकया मैं और भी मैंने कई मरतबा बयान किया है कि जब घर होते थे तो मैं छोटा था तो मुझे वो अपने पास सुलाते थे। जी तो सुबह जो है वो उनकी अक्सर वो ये करते थे कि मसलन अगर शेव आई हुई है तो जी वो अपना चेहरा जो है मेरे चेहरे के साथ रगड़ते थे मुझे जी जगाने के लिए। जी तो मैं बड़ा शोर मचाता था कि जी आपकी दाढ़ी जो है मुझे चुभती है, तो आप जी तंग कर रही है। तो बड़े ना अपने चेस्ट के ऊपर जो है मुझे लिटा के, तो मतलब जबरदस्ती जो है ना जी मेरे चेहरे को अपने चेहरे से जो है ना वो रगड़ते थे। जी तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो इस बात का इजहार था, यानी वो जो एक ड्यू लाड प्यार जो बच्चों के साथ किया जाता है जैसे हम करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो बिल्कुल जी वो भी करते थे। बल्कि एक और वाक्य भी मुझे याद है कि उनके एक दोस्त है, आप भी जानते हैं उनको, डॉक्टर फारूक साहब डॉक्टर मरहूम। फारूक हैदर साहब जी 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 जी, वो रावलपिंडी थे होते थे। तो भट्ट साहब का उनके पास आना जाना बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो जी पिंडी में फिर उन्हीं के यहाँ रिहाइश भी भट्ट साहब रखते थे जब भी वो किसी मीटिंग वगैरह में जाते थे। और फिर इवन आजाद कश्मीर में आने जाने के लिए जो है ना वो चूंकि मिडल में पड़ता था, पेशावर से पिंडी आए, जी पिंडी से फिर मीरपुर गए या मुजफ्फराबाद गए या रावलाकोट गए, जहाँ कहीं भी उनको जाना होता था। तो एक पड़ता इसी तरह मीटिंग्स वगैरह छोड़ के जो है ना वो पेशावर जाने लगे। तो डॉक्टर फारूक साहब ने उनसे पूछा कि भट्ट साहब अभी वो मीटिंग्स रहती हैं एक दो, तो उन्होंने कहा आई वांट टू सी माय लिविंग ऑर्फन्स। हाँ तो लिविंग तो मतलब एक शख्स है जिसको ये पता था कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ इसमें शहादत हो सकती है, मेरे बच्चे जो है वो एक, हम तो नहीं समझते लेकिन बहरहाल वो एक उसको एक्सप्रेस इसी तरह किया जा सकता है कि यतीम हो जाएंगे। और तो मतलब है कि वो चाहते थे कि अपने बच्चों को जो है वो जो थोड़ा टाइम है तो उसमें जाके मतलब कि देखें, उनसे जी उनसे जो प्यार है वो करें। तो लेकिन जो मैं समझता हूँ कि एक फादर की हैसियत से बज़ाहिर लगता ये है कि शायद वो बहुत सारी जिम्मेदारियां शायद वो नहीं पूरी कर सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये उनकी उनकी जो है ख्वाहिश नहीं थी कि वो उन जिम्मेदारियों को वो पूरा नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो हमेशा जब भी उन्होंने वो जो सईद असद साहब ने मुरतब की है भट्ट साहब के खतूत के ऊपर एक किताब शौर फरदा, जी उसमें आपने भी कई खतूत पढ़े होंगे। तो हमारे हवाले से जब भी किसी दोस्त को खत लिखा तो वो हमारी एजुकेशन के हवाले से जो है वो पूछते थे उनसे। बल्कि मेरे जी ना मुझे भी जितने खत उन्होंने लिखे हैं, मेरा एक खत भी उसमें छपा हुआ है। तो उसमें भी जो है बहुत ज्यादा फोकस है कि आप जो है वो तालीम हासिल करें, क्योंकि वो समझते थे कि तालीम एक ऐसी चीज है जिससे उनकी उनकी जो नस्ल है वो एक माशरे में जो है एक पॉजिटिव रोल अदा करने की पोजीशन में होगी, बल्कि उनकी एक नेकनामी का भी बायस बनेगी। तो एक फादर की हैसियत से जिस तरह से फिक्रमंद होते हैं वालिदैन अपने बच्चों के जी लिए, वो भी उसी तरह से फिक्रमंद जो है वो रहते थे। तो सच्ची बात यह है कि लेकिन मैंने जो है वो मैं कभी भी इस हवाले से जो है वो अ, ना मुझे कोई गिला है ना मुझे कोई शिकवा है कि जो है वो हमें उस तरह का प्यार, बहुत भरपूर प्यार जो है वो नहीं मिला, क्योंकि उनकी उनका हमारे साथ जो है जी वो जो उनकी हमारे साथ जिंदगी गुजरी है वो बहुत मुख्तसर थी। मैं तो प्राउड फील करता हूँ
कि बहुत सारे वालिदैन जो है अपने बच्चों को वो कुछ नहीं दे सके जो मकबूल भट्ट हमें दे के गया ये सबसे बड़ी बात है कि जो है। आपने कही कि वो जिस काज के लिए गए और जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी, और अगर आपका थोड़ा बहुत वो आप फील भी करे कोई कि कोई हक थोड़ा सा रह गया है, लेकिन जिस मकसद के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया अपने बच्चों को, अगर उतना टाइम नहीं दे सके, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी भी शहादत है कि आप ये समझते हैं कि उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया जिस मकसद के लिए वो निकले थे। ये सिर्फ आपकी नो बात डाउट। नहीं थी, बल्कि पूरे कश्मीर के उन बच्चों की आवाज वो बनना चाह रहे थे और उनके लिए जद्दोजहद करना चाह रहे थे। तो आप वाकई हक बजाना में फख्र करने पे अपने बाप पे। जी, बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। जी, तो आप ये बताएं कि उसके बाद भट्ट साहब ने यहाँ आके तो अपनी जो सियासी जिंदगी का आगाज कैसे किया, कहाँ से उनकी सियासी जिंदगी शुरू हुई? अ, जो हालात और वाक़यात और जो मुख्तलिफ़ लोगों से भट्ट साहब के हवाले से जो ब बातें हमने सुनी हैं, उससे तो ये लगता था कि भट्ट साहब जो है वो एक पैदाइशी एक्टिविस्ट थे। मसलन जी, एक वाक़या जो है वो अ, वादी से उनके एक दोस्त ने जो है वो ज़हूर भट्ट को सुनाया, फिर ज़हूर भट्ट साहब ने हमें जो है वो सुनाया, जब वो 90s में इस तरफ आए थे। जी, ज़हूर भट्ट साहब जो है वो चचा हैं मेरे, और लेकिन उम्र में मुझसे छोटे हैं वो। अच्छा, अच्छा। जी, जी। वो वाक़या कुछ इस तरह से उन्होंने बयान किया कि जब भट्ट साहब जो है वो प्राइमरी स्कूल में थे, त्रेहगाम के प्राइमरी स्कूल में। जी, त्रेहगाम जो है वो हमारा हमारा टाउन है, छोटा टाउन है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। जी, तो स्कूल में जब भट्ट साहब ने जो है वो अपनी किसी क्लास में, ये अब एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सी क्लास थी, लेकिन प्राइमरी जी, स्कूल था तो यकीनन वो 1 से 5th तक हुआ होगा। तो किसी क्लास में उन्होंने जो है वो फर्स्ट मतलब पोजीशन हासिल की, तो इम्तिहान में तो होता है कि इम्तिहान के रिजल्ट अनाउंस करते हैं जो है कुछ छोटी सी सेरेमनी होती है स्कूल के अंदर। तो वो ये हुआ कि वो चूंकि वो सारा माशरा जो है वो एक इस्तिसाल का शिकार था, और लोगों के अजहान जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो स्पेशली फ्यूडल्स का जो है बहुत इन्फ्लुएंस था। तो वो जी, अ, 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 उसके उसके दबाव में जो है वो सारा माशरा जो है वो सफर कर रहा था। जी, स्कूल में भी ये हुआ कि उन्होंने स्कूल के टीचर्स ने सेरेमनी के दौरान जो है वो जो जो गांव के मुतमक्कन लोग थे, उनके बच्चों को एक साइड पे, और जो जरा गरीब लोग थे उनके बच्चों को जो है वो दूसरी साइड पे उन्होंने बिठाया। हुँ, तो जब उन्होंने अनाउंस किया कि मकबूल आपका फर्स्ट प्राइज आके ले, तो ये जब स्टेज पे गए तो इन्होंने कहा जी कि मैं ये फर्स्ट प्राइज नहीं लूंगा। उन्होंने कहा क्यों? तो मास्टर साहब ने पूछा होगा कि क्यों नहीं ले रहे, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो मेरे दोस्त हैं सारे, तो आपने जो है वो इनको आधों को जो है इस तरफ बिठाया हुआ है, आधों को आपने इस तरफ बिठाया हुआ है, तो मुझे ये बात कबूल नहीं है। तो मेरे जी, मेरे दोस्तों को जो है, मेरे स्कूल फेलोज को जो है वो एक ही जगह पे जो है आप मतलब एक ही लाइन में एक ही जगह पे उनको बिठाएं। तो जी, कहने का मकसद ये है कि वो जो तफरीक थी, माशरती तफरीक थी या तबकाती तफरीक थी, वो उसके ऊपर उन्होंने अपने बचपन में ही जो है नापसंदीगी का इजहार कर दिया। और फिर बाद के वाकयात भी, नज़ीर गिलानी साहब हैं, यहाँ लंदन में होते हैं। जी, पिछले दिनों बीमार थे, अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत और तमन्नाई अता फरमाए। जी, काफ़ी लिखते हैं वो, काफ़ी काम भी है उनका जम्मू कश्मीर की जो है वो आज़ादी की इंडिजिनस तहरीक के हवाले से। जी, उन्होंने बताया एक दफ़ा कि वो जूनियर थे भट्ट साहब से, मतलब शायद एक आध क्लास जो है पीछे थे उनसे। तो वो जी, कहते हैं कि भट्ट साहब जो है वो बहुत एक्टिव थे सेंट जोसेफ कॉलेज में। सेंट जोसेफ ठीक। कॉलेज बारामूला की मैं बात बता रहा हूँ आपको। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे जो है उनकी एक्टिविटी को देख के, चूंकि ये एक मिशनरी स्कूल था, तो अंग्रेज थे उसके उसके प्रिंसिपल उस कॉलेज के। अच्छा, तो ठीक, उस उसने उस वक्त प्रिडिक्ट किया था कि यार मैं ये जो नौजवान है हमारे स्कूल का, ये सॉरी कॉलेज का, ये मुझे लगता है कि ये बहुत नाम भी कमाएगा, और मुझे ये भी खतरा लगता है कि ये कहीं जो है वो मारा ना जाए, जिस तरह ये एक्टिविटी करता है चीजों की। हुँ, तो हुँ, सुना है तो नैरे स्वेज के इशू के ऊपर भी जो है वो बड़े एक्टिव रहे, और बड़ा उन्होंने जो है वो अपने तई जो वो समझते थे दोस्त, तो वो उस तहरीक को सपोर्ट करते रहे। तो खैर कहने का मकसद ये है कि
वक्त ने साबित किया उस दूरंदेश प्रिंसिपल की बात को कि मकबूल भट्ट ने नाम भी पैदा किया और मकबूल भट्ट जो है उन राहों में जो है कुर्बान भी हो गया। तो तो इस जी, लेकिन चूंकि वादी कश्मीर में जो है वो महसूस ये करते थे कि शायद स्पेस जो है उनके लिए बहुत कम है। हाँ, ये सवाल क्योंकि मैं पूछना चाह रहा था कि उन्होंने क्यों फैसला किया कि वो इस तरफ माइग्रेट हो जाएँ? जी, जी। जी, वरना 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 देखें ना, भट्ट साहब जो है वो उन्होंने उस तरह की एक्टिविटी जिस तरह वादी कश्मीर में की, उस तरह की एक्टिविटी जो है वो आज़ाद कश्मीर या इस तरफ के इलाकों में उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो ये समझते थे कि आप जहाँ हैं वहीं पे आप जो है एक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। जी, क्योंकि आपको अपने इलाके का, अपने अपने कल्चर का, अपनी सिविलाइजेशन का और अपने अपने लोगों के मिजाज का पता होता है, और फिर आप उसको बेहतर तौर पे जो अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, इसके ऊपर कैटेगोरिकली जो है वो बड़े क्लियर थे और बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है, इसीलिए वो बार-बार जो है वादी कश्मीर में जाके जो है वो लोगों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते रहे। क्योंकि उनको ये पता था कि जिस फ़लसफ़े के साथ वो जुड़े हुए थे, या जो उनका बयानिया था, या जो उनका नज़रिया था, वो समझते थे कि उसके लिए बहुत कम स्पेस है वादी कश्मीर के अंदर। लिहाज़ा उन्होंने ये फ़ील किया कि उस उनको जो है वहाँ से जो है निकलना चाहिए। तो फिर वो जो है वो 58 में पहली मर्तबा जो है उन्होंने माइग्रेशन की अपने चचा के साथ, वो मुज़फ़्फ़राबाद आए। वो ठीक, वैसे लाहौर जाना चाह रहे थे, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ जब वो लाहौर गए तो वहाँ पता चला कि यहाँ दाखिले जो है वो हो चुके हैं। फिर उन्हें किसी ने ठीक, गाइड किया कि पेशावर यूनिवर्सिटी में अभी जो है वो उसकी डेट है, तो फिर वो वहाँ जी, से पेशावर आए और फिर उर्दू डिपार्टमेंट में उनका एडमिशन हुआ, और लेकिन वहाँ भी जो है वो कुदरत का करना जो है कि देखिए कि कितने बड़े-बड़े लोग जो है वो उनके क्लास फेलो रहे, जिसमें अहमद फराज साहब, कई और भी शोरा हैं, शायद उनकी इतनी शोहरत नहीं है, लेकिन जी, प्रोफ़ेसर ज़हीन अहमद अच्छा, भी टीचर रहे हैं, लेकिन मैं जो है वो अ, उन्होंने जब एक मर्तबा बातचीत हुई इसी तरह, तो वो उन्होंने कहा, अच्छा आओ यार, शौकत मकबूल तुम्हारा नाम है, तो तुम मकबूल भट्ट के बेटे तो नहीं? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मैंने कहा अच्छा, यार वो तो मेरा क्लासमेट। इसी तरह प्रोफेसर तलहा, ये काफी नामी गिरामी लोग हैं। अच्छ इस तरह से हमारे लॉ कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर गफूर साहब, उनकी अहलिया थी वहीदा गफूर साहिबा। वो अच्छा, बाद में जो है डीन भी थी उर्दू डिपार्टमेंट की। वो उनकी क्लास फेलो थी। तो बड़े एक क्रीम पेशावर की जो थी ना, वो उनकी उनकी जो है उस वक्त उनके साथ थी। बहरहाल एमए उर्दू किया उन्होंने। बाद में ठीक, जो है वो लॉ कॉलेज जो है उन्होंने अटेंड किया। एक दफ़ा जो उनका एफईएल का एग्ज़ाम उन्होंने पास कर लिया, तो चले गए, अरेस्ट हो गए। फिर वापस आके दोबारा जो है उन्होंने लॉ कॉलेज जॉइन किया। यानी तालीम के साथ भी उनकी जो है ना दिलचस्पी और मोहब्बत और उसकी अहमियत जो है वो उनका उसका उनको एहसास था, और वो उस हवाले से जो अपने आप को, और फिर मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ जी, ये जब शोरे फर्दा को पढ़ता हूँ, मेरी उनके वो जो जी, खतूत हैं, क्योंकि हाँ हमें जी, तो खतूत के हवाले से जो हमारी अपनी स्टडीज थी, वो तो थी ना मिर्जा गालिब के खतूत की। हाँ जी, हाँ जी, तो भट्ट साहब के खतूत को भी पढ़ते हुए हैरत होती है कि वादी कश्मीर का एक कश्मीरी स्पीकिंग शख्स जो है, वो इतनी मतलब है इतनी अ, रवानी से जो है ना जी, तो हैरत होती है इस बात के ऊपर। और फिर नजरी और फिक्री तौर पे मैं तो समझता हूँ कि आज के जो है वो शायद 80-80 साल की उम्र के भी पॉलिटिकल लोग जो हैं, उनका उनका जो है नजरिया इतना क्लियर नहीं था जितना मकबूल भट्ट का था। तो एक अजीम उल मर्तबत शख्सियत थी, और मैं तो समझता हूँ कि भट्ट साहब को जो है हम शायद उनकी उस तरह से कदर नहीं की गई या नहीं हो सकी कि जितनी जो है वो होनी चाहिए थी। मकबूल भट्ट जो है किसी भी तरह से ची गवेरा से, उमर मुख्तार से, हो ची मिन्ह से कम इंसान नहीं था। लेकिन चूंकि वो उन माशरों ने जो है वो आज़ादियाँ पाई हैं, तो उनका नाम बहुत बड़ा है, और ये मेरा यकीन है कि जब जम्मू और कश्मीर एक आज़ाद रियासत बनेगी, तो मकबूल भट्ट भी जो है इंटरनेशनल फेम का एक शख्स होगा। नहीं, अल्लाह के फज़ल से इंटरनेशनल फ़ेम तो अब भी हैं, पूरी दुनिया में जो है ना वो पहचाने जाते हैं। आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कि मकबूल भट्ट को कौन-कौन जो है ना वो जानता है, और बाकी इंटरनेशनल दुनिया में उन्होंने चूँकि जो कुर्बानी दी है, वो बहुत बड़ी कुर्बानी है, और दुनिया को मानना पड़ेगा कि वो अपने वतन की आज़ादी के लिए जो एक अज़्म लेकर उठे थे,
उस पर वो पूरा उतरे और उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। तो अब आपकी हम बात बिल्कुल करते हैं आपकी बात बिल्कुल कि दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं मेरे कहने का मकसद ये था या ये मैं ये बयान करना चाहता था कि जी, वो वक़्त ज़रूर आएगा जब हम एक आज़ाद और खुद-मुख्तार रियासत बन जाएँगे इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह। मकबूल भट्ट जो है वो दुनिया की मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की निसाब का हिस्सा बनेगा। जी, ज़रूर। तो अब हम इसको पहले हिस्से को यहाँ ख़त्म करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्सा में हम उनकी जो बाकी जद्दोजहद है और जिसमें उनके 2 दफ़ा वो गिरफ़्तार हुए, पहले मकबूज़ा कश्मीर गए, वहाँ से फिर आए, पहले भी उन्हें 1 दफ़ा सज़ा हुई, फिर दोबारा गए और फिर दोबारा जो है ना वो वहाँ अपनी जान वो उन्होंने कुर्बान की। तो इस सारी जो उनकी सियासी और सफ़ारती और जो मुसल्लह जद्दोजहद है, उसके बारे में हम अगले हिस्से में जो है ना वो बात करते हैं। तो इस पार्ट 1 को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थोड़े वक़्फ़े के बाद हम दोबारा हाज़िर होते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.